हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग अपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने मेजर पार्ट जो डिस्कस किया था वो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो उसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों आज हम लोग कुछ डिफरेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज की पहली रिएक्शन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन के बारे में बच्चों एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पर हम लोग कोई एल्कीन ले लेते हैं, एक अच्छी सी एसिमेट्रिक एल्कीन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 से। तो जो H2SO4 होता है वो हमारा कैसे टूटता है, H+ और HSO4। सबसे पहला जो हमारा ये प्रोटॉन डोनेट करता है तो H+ डोनेट करेगा और यहाँ पर बचेगा HSO4। तो बच्चों यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इस इलेक्ट्रोफाइल को कैप्चर करेगा सबसे पहले। और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, CH3। तो बच्चों ये H+ किधर कैप्चर करेगा, या तो इधर कैप्चर करेगा या तो इधर कैप्चर करेगा। तो अगर इधर कैप्चर करता है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर इधर कैप्चर करता है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अभी हम लोगों ने बच्चों लास्ट सेशन में देखा कि जो बेटर क्या होता है, बेटर कार्बोकैटायन होता है, वही हमारा प्रोसीड करता है किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो बनेगा हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा HSO4 और CH3। ये हमारा बच्चों प्रोडक्ट होगा किसका, एडिशन प्रोडक्ट होगा किसके केस में, H2SO4 के केस में। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जैसा होता है, लेकिन बच्चों हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी एल्कीन ली जो रीअरेंजमेंट जिसमें पॉसिबल होगा, तो अगर जहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा वहाँ पर मार्कोनिकॉफ ना होकर कौन सा प्रोडक्ट होगा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बना और अगर पॉसिबिलिटी होती बच्चों किसकी, रीअरेंज होने की, तो यहाँ से तुरंत बच्चों ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाता। किसमें, अभी 2 डिग्री है, हो सकता है 3 डिग्री में रीअरेंज हो सकता था, या फिर बेंजाइलिक में भी रीअरेंज हो सकता था। तो कभी कभी बच्चों कहा जाता है कि ये जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ये कैसा प्रोडक्ट देता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है। तो ये सभी एल्कीन्स के लिए ट्रू नहीं होता, हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, ये एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है, और वाटर यहाँ पर ऐड होता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बच्चों कोई एल्कीन ले लेते हैं अच्छी सी। तो यहाँ पर भी कैसा प्रोडक्ट कहा जाता है कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। लेकिन फिर से बच्चों सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर ये हम लोग एल्कीन ऐसी ना लेके अगर कुछ ऐसी ले लेते हैं, CH3, हाँ, अगर हम लोग कुछ ऐसी एल्कीन ले लेते हैं तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिकॉफ नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि हमारा जो एडिशन ऑफ वाटर है वो कैसा प्रोडक्ट देता है, मार्कोनिकॉफ देता है। वो बच्चों कैसा दे सकता है, रीअरेंज प्रोडक्ट भी दे सकता है। तो चाहे वो H2SO4 का एडिशन हो, चाहे वाटर का एडिशन हो, जो प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एल्कीन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है इस केस में क्या प्रोडक्ट आएगा, इस केस में प्रोडक्ट आएगा हमारा ये। तो ये कैसे प्रोडक्ट आया बच्चों, ये प्रोडक्ट आएगा हमारा सबसे पहले हमारा जो एसिड कैटालाइज्ड, यानी यहाँ पर H+, यानी कोई एसिड होगा, H2SO4 हो सकता है या कोई और भी एसिड हो सकता है जहाँ पर से H+ हमारा अवेलेबल हो। तो H+ क्या करेगा, इस एल्कीन का जो ये क्लाउड है वो इसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और H यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो अगर यहाँ पर जुड़ता है तो ये
कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर यहाँ पर H जुड़ता है तो बच्चों यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो फिर हमारा ये रीअरेंज की पॉसिबल, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी किसकी है, हमारी रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो H है, ये H अगर यहाँ पर जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जाता है, यानी हाइड्राइड शिफ्ट होती है, तो यहाँ पर CH3 CH3 और ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होके इसने रीअरेंजमेंट कर लिया और यहाँ पर आके हमारा क्या जुड़ेगा, H2O ऐड हो जाएगा। H2O हमारा इस पोजीशन पर ऐड होगा और वहाँ से H+ निकल के हमारा ये प्रोडक्ट देगा OH, यानी OH का एडिशन हो जाएगा हमारी इस पोजीशन पर। तो बच्चों ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर एल्कीन जो हम लोग पहले ले रहे थे वो लेते तो हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन जाता। तो जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड होगा किस पर, कि हमारी मैकेनिज्म कैसी है और कैसा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी कैसे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन काम करती है और किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चाहे वो H2SO4 का एडिशन हो, चाहे H2O का एडिशन हो, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं बच्चों अपनी अब नेक्स्ट रिएक्शन। तो प्रॉब्लम हमारी बच्चों ये है कि अगर हमें केवल और केवल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल हो, तो हमें ऐसी कौन सी रीएजेंट, ऐसी कौन सी रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पर हमको रीअरेंज प्रोडक्ट ना मिले। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जहाँ पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिले विदाउट रीअरेंजमेंट, तो हमको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। एक ये टाइप की रिएक्शन होती है जहाँ पर एल्कीन से हमेशा हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है और हमारी जो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वो 0% होती है बच्चों। तो देखते हैं कैसे हम लोग एक एल्कीन लेते हैं। तो बच्चों एल्कीन हमेशा हम लोग कैसी लेंगे, यहाँ पर जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, ओनली देन वी कैन सी कि यहाँ पर रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग बच्चों नॉर्मल अगर एल्कीन लेते हैं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके का प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी, यानी ये क्या है, मरकरी की होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर एसीटेट हम लोग जोड़ देते हैं, ये इसे बोलते हैं बच्चों एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, ये एसीटेट आयन है। तो इस तरीके से 2 एसीटेट आयन हमारे किसके साथ लगे होते हैं, Hg के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इस रिएजेंट को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसके साथ हमारा ऐसा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को, यानी जो HgOAc है और यहाँ पर OAc है, तो वहाँ पर इस पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी ये हमारा कौन सा बचा, OAc नेगेटिव, और Hg+OAc यहाँ पर क्या कर लिया इसने, CH3 तो इसने क्या किया, यहाँ पर बच्चों एक रिंग बनाई है Hg+ और OAc, और साथ में यहाँ पर क्या निकला है, OAc नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पर बचा हुआ। तो इस तरीके की एक रिंग फॉर्म करता है हमारा एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट।
इसने क्या किया बच्चों, रिंग फॉर्म किया। तो रिंग फॉर्म होने की वजह से, अच्छा इसको बोलते क्या हैं, तो ब्रोमीन के केस में बच्चों वहाँ पर भी एक रिंग बनी थी, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्रोमीनियम आयन ब्रिज। तो वैसे ही यहाँ पर मर्क्यूरियम आयन ब्रिज, ईएम बोलते हैं पॉजिटिव आयन को, तो यहाँ पर इसका नाम होगा मर्क्यूरियम आयन ब्रिज। तो इस ब्रिज की वजह से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बन पाता। तो जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग या ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पर इसको एज अ कार्बोकैटायन हम लोग ट्रीट नहीं करते। तो ये अब जब ये बन गया है तब हमारा क्या होगा, ये जो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा यहाँ पर दूसरी तरफ से, तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग वाटर यानी वाटर की एडिशन कराएं, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर। यानी पिछली वाली रिएक्शन में भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था और यहाँ पर भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, लेकिन उस एडिशन ऑफ वाटर से पहले हम लोगों ने एक ब्रिज बना दिया है जिसको हम लोगों ने बोला है मर्क्यूरियम आयन ब्रिज। तो इस ब्रिज की वजह से ये जो H2 होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर अटैक करने की या यहाँ अटैक करने की। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो बच्चों प्लस तब होगा, देखिए जब यहाँ प्लस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दो तरफ से R ग्रुप लगे हुए हैं और ये जो बड़ा सा ग्रुप है ये स्टेरिक रीजन से ये साइड में अटैच हो जाएगा। तो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है इस कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो बच्चों ये जो बैक साइड से इस पर अटैक करेगा तो हमारा यहाँ पर बनेगा CH3 CH CH3 CH, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव होगा वो इस पर आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH2 HgOAc, खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चों एडिशन हो गया। अब ये जो H है वो अपना प्लस लेके चला जाएगा और OH बचेगा और हमको ये जो मर्क्यूरेशन यहाँ पर हम लोगों ने कराया है, अब इस मर्क्यूरेशन को हमको हटाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन के लिए हमको यहाँ पर NaBH4 का बच्चों काम क्या होता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड आयन डोनर होता है। तो ये हटाकर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड की एडिशन करा देगा। तो हमारा जो CHOH और यहाँ CH2 और ये H, तो ये जो H है बच्चों ये कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम NaBH4 से और ये जो OH आया है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम H2O। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है। तो अगर हम लोग इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली चेक करें तो यहाँ पर बच्चों H ऐड हुआ है और यहाँ पर OH ऐड हुआ है। इसका मतलब है ये कैसा प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हमेशा बच्चों इस मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी एल्कीन से, चाहे वो रीअरेंजमेंट उसमें होने का ऑप्शन हो चाहे ना हो, वो हमेशा कैसा देगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। और हम लोगों ने वाया जो मैकेनिज्म के थ्रू इसको देखा है उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है जिससे कि इसका रीअरेंजमेंट हो सके। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या बनाया, मर्क्यूरियम आयन ब्रिज, जैसे हम लोगों ने ब्रोमीनियम आयन ब्रिज बनाया था। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अब हम लोग बच्चों एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम लोग विदाउट रीअरेंजमेंट अब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो ऐसा कौन सा हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, उसका नाम है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो यहाँ पर हमको एल्कीन लेनी है जिससे हमको प्रोडक्ट मिलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ और हमको वहाँ पर रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिलनी। तो यानी इसका मतलब है वहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला बच्चों। अगर
रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कार्बोकैटायन भी नहीं बनने वाला। तो कुछ हमारा हो सकता है कि वहाँ पर रिंग फॉर्म हो या फिर क्या फॉर्म हो, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग एल्कीन ले लेते हैं, और एल्कीन हम लोग ऐसे लेते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। ओनली देन हमको ये पता चल पाएगा कि उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फिर से हम लोग बच्चों वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग और सिंपल एल्कीन भी ले सकते थे, लेकिन बच्चों वहाँ पर जब पॉसिबिलिटी नहीं होती है हमारी रीअरेंजमेंट की, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये रीअरेंज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये वाली एल्कीन लेते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एक बोरेन, तो सबसे जो छोटा बोरेन होता है वो होता है B2H6। ये एग्जैक्टली बच्चों डाइमर होता है किसका, BH3 का, यानी 2 BH3 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक साथ रहते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं B2H6। तो इसको बोरेन बोलते हैं। तो ये सबसे छोटा बोरेन होता है। तो इसको हम लोग THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो हमारा होता है एज अ सॉल्वेंट काम करता है, और इस BH3 को भी सेपरेट रखता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं B2H6 को इन THF। तो ये क्या काम करेगा, सबसे पहले कैसे हाइड्रोबोरेशन कराएगा। तो यहाँ पर बच्चों एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चाहिए होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बच्चों ये हमारा जो BH3 होता है ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड। और लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पर दिखती नहीं है। दिखती तब जब हमारा प्लस होता, लेकिन ये हमारा लुईस एसिड है। अगर हम लोग आराम से देख लें कि जो हमारा BH3 है, तो बोरॉन में बच्चों कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और H के पास 1 होते हैं। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और तो बच्चों आप लोग जैसा जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इस बोरॉन के पास स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, यानी अभी इसके पास संभावना है, पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और गेन करने की। तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो BH3 के साथ एक रिंग फॉर्म करता है। कैसे रिंग फॉर्म करेगा, देखते हैं बच्चों। तो BH3, तो यानी BH2 एक तरफ ऐड हो जाता है और H एक तरफ ऐड हो जाता है बच्चों। तो जो BH2 था वो थोड़ा बड़ा था, तो इस तरफ इसने इसलिए ऐड किया क्योंकि बच्चों स्टेरिकली यहाँ पर जगह भी ज़्यादा है उसके पास सेटल होने के लिए। तो सबसे अच्छा रीज़न तो यही है कि यहाँ पर उसने BH2 को ऐड किया और यहाँ पर H को ऐड किया। तो अब धीरे से इसने रिंग फॉर्मेशन बनाया। तो जब रिंग बनाया बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बना, और कार्बोकैटायन नहीं बना तो मतलब रीअरेंज की पॉसिबिलिटी फिनिश। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या करता है ये। तो यहाँ से ये हटेगा, H इसके पास जुड़ेगा और BH2 इसके पास जुड़ेगा। तो ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2 और BH2। तो जैसे BH3 लुईस एसिड था बच्चों, वैसे ही अगर हम लोग इस पूरे एल्काइल ग्रुप को अगर हम लोग R मान लें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH2R। तो ये भी बच्चों कैसा है, BH3 की जगह है, बस एक H की जगह हमारा एक R ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी कैसा करेगा, एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा। तो फिर से अगर हम लोग इस एल्कीन को वहाँ पर क्या करें, ऐड कराते हैं, यानी इस एल्कीन को CH3 CH CH3 CH CH2, तो फिर से क्या होगा बच्चों, ये वाली हमारी रिंग फॉर्मेशन होगी और फिर से ये प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं बच्चों क्या बनता है। ये हमारा बनेगा CH3 CH CH3 CH CH2, और ये बन जाएगा BHR, और यहाँ पर एक H लग जाएगा, और इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन करेगा। और रिंग फॉर्मेशन करने के बाद ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और CH2 BHR। तो
ये जो हम लोगों ने R ग्रुप माना था बच्चों, बिल्कुल सेम R ग्रुप यहाँ पर फिर से मिला है। तो इसको अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं BHR2। तो कुछ नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पर से पहले एक H डिस्प्लेस हुआ, फिर दूसरा H डिस्प्लेस हुआ, और ये R जो ग्रुप है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है अभी भी इसके पास एक H है, तो अभी भी ये लुईस एसिड जैसा एक्ट करेगा, और अभी भी ये फिर एल्कीन के साथ एक H को ऐड कर जाएगा। तो इसका मतलब है एक जो मोल अगर एल्कीन का हम फिर से इसमें ऐड कराएं तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है इसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा BR3 बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने थोड़ा स्किप किया है बच्चों। सेम ऐसे ही होगा कि ये जो BHR2 है वो आपकी BR2 इधर और H इधर जुड़ जाएगा, और हमारा जो कंबाइन आएगा वो आएगा BR3। तो जब अब BR3 आया, BR3 का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर हम इस R ग्रुप को लिखें, R ग्रुप हमारा क्या था, CH3 CH CH3 CH2 और CH2, ये हमारा क्या था R ग्रुप। और ये कौन है, ये 3 है और एक B है। तो ये BR3 कैसा हो गया, ये हो गया। तो हाइड्रोबोरेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस थी उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है, ये इसी को हम लोग BR3 बोल रहे थे। तो अब हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन कर लिया। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो करेंगे हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं, इनके लिए हम लोग NaOH के साथ H2O2 का यूज़ करते हैं। तो NaOH H2O2 क्या करता है, ये जो H है वो OH के साथ यहाँ पर कंबाइन हो जाता है और ये देता है OOH और नेगेटिव आयन। तो ये क्या करता है बच्चों, ये बनता है और यहाँ पर ये अटैक करता है और हमको क्या देता है, ये OH के जो 3 मॉलिक्यूल हैं ये B के साथ जुड़ते हैं, और हमारा जो ये वाला है इसके साथ यहाँ पर OH यहाँ पर कंबाइन होता है। तो ये बनता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। ये प्रोडक्ट हमारे कितने, ये इसके बनते हैं 3 मोल्स। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। हमारी जो इनिशियल रिएक्शन थी वो हम लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इसको पहले रिवाइंड करके देख सकते थे कि हमने कौन सी एल्कीन के साथ स्टार्ट किया था, और वो एल्कीन थी ये वाली। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इससे अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है बच्चों, OH यहाँ पर ऐड हुआ है और H यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हमेशा बच्चों हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन मेथड से हमारा जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बोरिक एसिड। कैसा होता है बोरिक एसिड, ऐसा होता है कुछ बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड बच्चों कहाँ यूज़ होता है, हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में बच्चों जो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं, तो जनरली बच्चे नॉर्मल वाला पाउडर यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये जो बोरिक एसिड होता है ये बहुत ही एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। तो बोरिक एसिड को भी कुछ लोग क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट होता है ये, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग बोरिक एसिड को याद कर सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो 2 प्रोसेस में ये रिएक्शन हुई। एक थी हमारी हाइड्रोबोरेशन, जहाँ पर हम लोगों ने BH3 के तीनों H को रिप्लेस किया और BR3 बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें ऑक्सीडेशन किया जहाँ पर हमको बोरिक एसिड और एक एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलता है। और एडिशन प्रोडक्ट कैसा है, एंटी मार्कोनिकॉफ जो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों एक और हमारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा जो OH ऐड हुआ और ये यहाँ जो H ऐड हुआ, तो ये जो OH पार्ट था वो कहाँ से आया है, वो इस पार्ट से आया है। यानी ये H2O2 और NaOH वाले पार्ट से हमारा क्या है, ये OH यहाँ पर आया है, क्योंकि यहीं से बच्चों ये OOH नेगेटिव बना और वहीं से हमारा OH यहाँ पर जनरेट हुआ। पर ये जो H वाला पार्ट है
ये जो H यहाँ पर ऐड हुआ है ये कहाँ से आया है? तो ये H बच्चों कहाँ से आया था? ये H हम लोग अभी तक ये जो BH3 से हम लोग जोड़ रहे थे बराबर। तो आप लोग सोचेंगे कि बच्चों ये वाली बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में बच्चों अक्सर क्या होता है कि BH3 की जगह कुछ हमें H का आइसोटोप यानी ड्यूटेरियम दे दिया और हमसे पूछा कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो हमको अगर पता नहीं होगा कि ये वाला H कौन से पार्ट ऑफ रिएजेंट से यहाँ पर ऐड हुआ है, तो हम लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि ऑप्शंस में से कि कौन सा प्रोडक्ट राइट है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोगों को साफ साफ समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है और ये हमारे पास एक एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? साइक्लिक एल्कीन है। तो साइक्लिक एल्कीन में ये 4 डिफरेंट रिएक्शंस है हमारे पास, तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है किसका है? H2SO4 और H2O, यानी ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? एडिशन ऑफ वाटर। जहाँ पर हम लोगों ने सबसे दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी आज, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो वही रिएक्शन है हमारे पास। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट देता है ये जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। तो ये रीअरेंज भी हो सकता है बच्चों। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या बनेगा? ये यहाँ से हटेगा तो कार्बोकैटायन जो हमारा है वो ये वाला बेहतर कार्बोकैटायन होगा। ये वाला अगर यहाँ पर बनता है तो वो कैसा होगा? 2 डिग्री, और ये हमारा 3 डिग्री होगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हम लोगों ने बना लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो OH माइनस है वो ऐड होगा, यानी CH3 के साथ भी हमारा OH होगा। और यहाँ पर तो बच्चों H है ही हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? H। चाहे H हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, H सब में लगे हुए हैं बच्चों। 2 H यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 H लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट होगा हमारा इन केस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखते हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होने के लिए ये एल्कीन हटाएंगे, और यहाँ तो बच्चों CH3 लगी हुई है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे बनता है कि जहाँ पर H ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक भी H नहीं है, यहाँ पर 1 H। तो जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पर OH लग जाता है, यानी यहाँ पर OH लग जाएगा। और जहाँ पर H कम है वहाँ पर क्या लग जाता है? H लग जाता है। लेकिन अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों वहाँ पर कि ये H कहाँ से आता है और ये OH कहाँ से आता है। तो ये जो OH होता है हाइड्रोबोरेशन में वो कहाँ से आता है? ये NaOH और H2O2 पार्ट। तो ये ठीक है, OH लगा हुआ है। और ये H कहाँ से आता है? BH3 या B2H6। जबकि यहाँ पर बच्चों H की जगह हमको D दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये H की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए? D। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा H और कौन सा OH कहाँ से आ रहा है, वो हमको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा, जबकि यहाँ पर H वाला आंसर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें हमको पता है कि ऑलवेज हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो H जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लोग H लगा देते हैं, और जहाँ H कम होता है वहाँ पर हम लोग OH लगा देते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये H जो है वो कहाँ से आता है और ये OH कहाँ से आता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सबसे पहला पार्ट है यहाँ से H2O से OH आता है, तो यहाँ पर H2O की जगह क्या है? D2O। इसका मतलब है यहाँ पर OD होगा OH की जगह। और जो NaBH4 है वो हमको हाइड्राइड यानी H देता है, तो यहाँ पर H है, तो हमारा आंसर ये हो। तो आई होप कि कहाँ पर D लगेगा कहाँ पर D नहीं लगेगा, और उसके इस रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा। देन हम लोग लास्ट रिएक्शन देखते हैं ये वाली। इसमें बच्चों सेम हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा यहाँ भी H है और यहाँ D है, तो ये कहाँ पर ऐड हो रहा है? यानी ये जो H है वो NaBH4 से आता है, तो ये NaBH4 की जगह NaBD4 है, इसलिए हम लोग H की जगह D लिखते हैं। तो ये हमारे आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन।
एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लिक एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है जिसे हम लोग हेक्सीन बोलते हैं, और दो रिएजेंट है, एक है हमारा Br2 इन CCl4 और एक है Br2 इन वाटर। तो अभी हम लोगों ने जब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बच्चों इसको Br2 इन CCl4 को हम लोगों ने बोला था क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो बच्चों ये हमारा कौन सा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जहाँ पर हमारी अनसैचुरेशन क्या हो रही थी, हट रही थी, यानी एडिशन रिएक्शन वहाँ पर हो रही थी। तो इसको हम लोग टेस्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि हमारी जो Br2 का कलर था वो डीकलराइज हो जाता था। तो क्या बच्चों ये गलत था, क्योंकि ब्रोमीन जो वाटर है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल बच्चों गलत नहीं था। इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट और इसको बोलते हैं ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर। दोनों के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है इसके प्रोडक्ट में भी। तो आइए बच्चों देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसको देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है और ब्रोमीन इन वाटर क्या होता है विद एल्कीन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर एक ब्रोमीनियम आयन ब्रिज बनता था और उसके बाद हमारा ऐसा ब्रिज बनता था, और ब्रिज बनने के बाद जो हमारा Br माइनस होता था वो कहाँ से अटैक करता था, यानी जो अब Br माइनस होगा वो पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड। तो हमारा जो हमारा अटैक होगा वो कैसा था, एंटी अटैक, एंटी अटैक था। और हमारे जो प्रोडक्ट होगा वो डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन बनेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन की रिंग बनेगी। यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास ब्रोमीन की एक रिंग बनेगी जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रोमीनियम आयन ब्रिज। अब प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है Br2 प्लस H2O, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और हमारा बनता है HBr और प्लस HOBr। तो HBr में Br नेगेटिव है और यहाँ पर Br पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि Br पॉजिटिव, तो इसने यहाँ पर ब्रोमीनियम आयन बना लिया है, तो इसके पास Br नेगेटिव है, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो Br नेगेटिव का भी अटैक हो सकता है और दूसरा ये जो H2O है तो H2O भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं OH आयन जो है वो अटैक करेगा। तो अगर ये Br अटैक किया तो हमारे पास डाइब्रोमो, ये भी एंटी अटैक होगा, ये भी एंटी अटैक होगा, तो दोनों एंटी अटैक हैं, एंटी, ये भी एंटी अटैक। तो जब इसने अटैक किया तो डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बना और यहाँ पर हमारे पास एक Br और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ब्रोमीन इन वाटर है ये दोनों टाइप के कम जो प्रोडक्ट है वो देता है, जबकि हमारा जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो केवल हमारा डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन देता है। तो आई होप बच्चों इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस समझा होगा। तो ये इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि अक्सर बच्चों के सामने ये कन्फ्यूज़न होती है कि एग्जैक्टली ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको तो नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग हमेशा इसको ही बोलते हैं। तो देखते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने कौन सी जो हमारी मेनली जो मैकेनिज्म थी वो हम लोग कौन सी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर भी बच्चों एडिशन टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम लोग देखते हैं। तो हमारे जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं तो हम लोग एक मोनोमर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ एल्कीन क्या होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, हाई लेते हैं। और एक कोई कैटलिस्ट बहुत ही बच्चों हमारा फैक्चुअल यहाँ पर बहुत कभी कभी पूछते हैं कि हमारी जो पॉलीथीन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो अक्सर जिगलर नाटा का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस कैटलिस्ट की
प्रेजेंस में ये जो हमारा सिंगल यूनिट ऑफ एल्कीन होता है ये क्या करता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे यूनिट्स को ऐड करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे सिंगल यूनिट लेते हैं यानी n नंबर में लेते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपस में लंबी सी चैन बना लेते हैं। तो इस यूनिट को बोलते हैं हम लोग इथीन। तो ये हमारी हो जाती है पॉली इथीन यानी पॉलीथीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमारा मैकेनिज्म है वो कैसा है, एडिशनल मैकेनिज्म, एडिशन वाला मैकेनिज्म है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, और बॉन्ड ब्रेक होके हमारे जो बहुत सारे नंबर में जो हमारे मोनोमर हैं वो एक दूसरे से ऐड होते होते चले जाते हैं और बना लेते हैं पॉलीमर्स। तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम लोग कोई दूसरा मोनोमर लेते हैं यहाँ पर CH2CHCl, तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो इसके अगर n नंबर लेते हैं, क्या है ये, विनाइल क्लोराइड। तो इसमें भी अगर हम लोग सेम ये काम करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है CH2CHCl, और इसके भी n पॉलीमर यानी n मोनोमर की यूनिट जुड़ जाती है और बनाती है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये भी एक तरीके की प्लास्टिक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं PVC। PVC के बच्चों पाइप आते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं PVC की। तो ये सब से हम लोग क्या बनाते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स बनाते हैं जो हमारे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ आती है। तो एक तरीके से बच्चों कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बिना हम लोग अपनी लाइफ को आज सोच भी नहीं सकते। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को जो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें मेजर पार्ट था हमारा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो वो यहाँ पर बच्चों समाप्त होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो एल्कीन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाती है या फिर और तरीके का जो मैकेनिज्म शो करती है, तो उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आई होप कि आज तक की जो रिएक्शन है वो आप लोगों को सब समझ आ गई होंगी। इस तरीके से आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।